हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रैक्टिस सेट 20 एंड आज के प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे कुछ मिसलेनियस एमसीक्यू ऑन इंग्लिश फॉर योर अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं आरपीएससी और यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग एलटी और लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको उत्तराखंड लेक्चरर का प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा जो इंग्लिश के भी हैं और स्क्रीनिंग के भी हैं। उसके सिवा विलियम शेक्सपियर पे आपको 100 एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, अगर इन्हें ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। इसके सिवा आपको उत्तराखंड एलटी के प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स मिल जाएंगे। उत्तराखंड एलटी 2011, 2014 और 2018 सभी पुराने जो पेपर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, और सिर्फ इसी चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखकर उन्हें सॉल्व करके अपनी जो तैयारी है वो और मजबूत बना सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मेंट इज एम्बिगिटी, ऑक्सीमोरोन, अंडरस्टेटमेंट और लाइटोटीज। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अंडरस्टेटमेंट। और अंडरस्टेटमेंट के लिए ग्रीक टर्म है मियोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेक्टिल इज मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ। सो एक डेक्टिल मेट्रिकल फूड में कितने सिलेबल्स होते हैं? ऑप्शंस हैं 2 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स, 5 सिलेबल्स और 4 सिलेबल्स। सो एक डेक्टिल मेट्रिकल फूड में 3 सिलेबल्स होते हैं, और ये सिलेबल्स जो होते हैं इनमें पहला सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, और उसके बाद जो 2 सिलेबल्स होते हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं। और इसका अपोजिट होता है एनापिस्ट। एनापिस्ट में पहले जो 2 सिलेबल्स होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं, और उसके बाद वाला जो सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, an extended speech in which a character alone expresses his thoughts on stage is called। so एक ऐसी स्पीच जिसमें जो करेक्टर है वो अकेले अपने थॉट्स को स्टेज पे एक्सप्रेस करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ड्रामेटिक असाइड, सोलिलोक्वी, ड्रामेटिक मोनोलॉग और इंटरल्यूड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोलिलोक्वी। सो सोलिलोक्वी के काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे होंगे आपने शेक्सपियर के प्ले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मीटर इज़ अ सोनेट रिटन इन। सोनेट किस मीटर में लिखा जाता है? ऑप्शंस हैं स्पॉन्डिक टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्रीमीटर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयम्बिक पेंटामीटर। सो आयम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होती हैं और हर फीट में 2 सिलेबल्स होते हैं, और पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और उसके बाद दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो सबसे पहले मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म किसने यूज़ किया था? ऑप्शंस हैं बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, हेलन गार्डनर और जॉन ड्राइडन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जॉनसन, यानी कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यूज़ किया था टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बाय डेफिनेशन इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। सो डेफिनेशन से सीरियस, कंप्लीट और सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड का क्या होता है इनमें से? ऑप्शंस हैं कॉमेडी, एपिक, ट्रेजेडी और ड्रामा। सो सीरियस, कंप्लीट एंड सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर सीरियस को अगर हम देखें तो यहाँ पर सीरियस क्या होती है? ट्रेजेडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया दैट द गुड आर रिवॉर्डेड एंड द इवल पनिश्ड इज टर्म्ड। सो इस आइडिया को क्या टर्म किया गया है? ऑप्शंस हैं डिवाइन जस्टिस, जूरिस्प्रूडेंस, पोएटिक जस्टिस और नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोएटिक जस्टिस। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पोएटिक जस्टिस टर्म को किसने कॉइन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थॉमस राइमर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a poem consisting of 4 lines or 4 lines of a poem that can be considered
as a unit. So 4 lines of a poem that can be considered a unit is called a couplet, haiku, quatrain और lyric. So यहाँ पर correct answer होगा option C, quatrain. So 4 lines of a poem is called a quatrain और 2 lines कही जाती हैं a couplet. इसके बाद next question है brief story told to illustrate a point or serve as an example of something often showing character of an individual is. options हैं personification, anecdote, aside और interior monologue. so यहाँ पर correct answer होगा इस question का option B, anecdote. इसके बाद next question है love is an ideal thing, marriage is a real thing. so इस sentence में क्या है oxymoron, metaphor, simile और antithesis. so यहाँ पर correct option होगा option D, antithesis. इसके बाद next question है strophe, antistrophe and epode form a 3-part structure in. options हैं a classical ode, a Greek chorus, a medieval ballad और a Petrarchan sonnet. so यहाँ पर correct answer होगा option A, a classical ode. classical ode का part होते हैं strophe, antistrophe और epode. इसके बाद next question है the statement if I told you once I have told you million times is an example of. so ये statement जो है if I told you once I have told you a million times. so ये किस चीज़ का example है understatement, hyperbole, tone और satire. so यहाँ पर correct answer हो जाएगा option B, hyperbole. इसके बाद next question है the use of language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, a thing, a place or an experience is. ठीक है so जहाँ पर एक picture evoke की जा रही हो वो क्या होगा option B, imagery. इसके बाद next question है peripecia means. so peripecia एक term है जिसे एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में दिया था. so इसका क्या मतलब होता है purgation of emotions, reversal of fortune, tragic flaw और comic relief. so यहाँ पर correct option होगा option B, reversal of fortune. so reversal of fortune का meaning होता है peripecia और purgation of emotion के लिए जो एरिस्टोटल ने टर्म दिया है उसे कहते हैं catharsis और tragic flaw के लिए एरिस्टोटल ने जो टर्म दिया है उसे कहते हैं हम hamartia. इसके बाद next question है anagnorisis is an Aristotelian term. इसका क्या मीनिंग होता है so anagnorisis टर्म भी एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में ही दिया था. so इसका क्या मीनिंग होगा ऑप्शन A, purgation of emotion, ऑप्शन B, the happy resolution of the plot, ऑप्शन C, the moment of discovery by the protagonist और ऑप्शन D, the change in the fortune of the protagonist. so यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन C, the moment of discovery by the protagonist is called anagnorisis. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है R.L. Stevenson is an dash essayist. so R.L. Stevenson कहाँ के essayist थे स्कॉटिश, अमेरिकन, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन. so यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A, स्कॉटिश. so R.L. Stevenson एक स्कॉटिश essayist थे और इनका फेमस वर्क है ट्रेजर आइलैंड. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 terms opposite in meaning are placed side by side in a phrase is known as. so ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं juxtapose, sarcasm, antithesis और oxymoron. so यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, oxymoron. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which is not correct statement फॉर मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच. सो मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है द ग्रीक लैंग्वेज मेटोनमी डिनोट्स अ चेंज ऑफ नेम. सो ये करेक्ट है. इसके बाद सेकंड है मेटोनमी अकर्स वेयर वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर with which it has become closely associated. सो सेकंड भी करेक्ट है. इसके बाद थर्ड है in metonymy a part of something is used to signify the whole. so ये incorrect है क्योंकि ये होता है सिनेक्डकी में. इसके सिवा चौथा है
द सेप्टर कैन बी यूज्ड टू स्टैंड फॉर अ किंग इन मेटोनमी। सो ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट एक्शन। सो जहाँ भी वर्ड सीरियस आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेजेडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शंस हैं, चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। सो कैपिटल्स में जो वर्ड दिया है उसकी क्लोजेस्ट मीनिंग हमें ढूंढनी है। सो यहाँ पर वर्ड है एफोरिज्म। सो एफोरिज्म का करेक्ट मीनिंग क्या होगा, एम्पल यूज ऑफ सिमिली एंड मेटाफर, इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग एम्बैरेसिंग और अनप्लीजेंट, a speech or writing glorifying something or someone, or short phrase that says something true or wise. So aphorism का मीनिंग होगा ऑप्शन डी, short phrase that says something true or wise। और aphorism का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है फ्रांसिस बेकन ने अपने एसेज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। सो एनिमोसिटी का क्या होगा क्लोजेस्ट मीनिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड, डाइवर्जेंट ओपिनियन, इंडिफरेंस और अपैथी। सो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग होगा इसका ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड। सो एनिमोसिटी को आप एनिमी से याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है हेट्रेड की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7 लाइन स्टेंजा यूज्ड बाय मिडाइवल पोएट्स इज नोन एज। सो ऑप्शंस हैं टर्ज रीमा, राइम रॉयल, ट्रेटामीटर और इंटरनल राइम। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा राइम रॉयल, क्योंकि 7 लाइन स्टेंजा को हम क्या कहते हैं, राइम रॉयल, और इसके इन्वेंटर थे जॉफ्री चौसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोरी दैट एंड्स विद अ हैप्पी रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स faced by the main character or characters is called। so options हैं tragedy, farce, comedy और satire। so यहाँ पर सिंपल आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कॉमेडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ अवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। सो यहाँ पर आप दोनों देखेंगे तो दोनों क्या लग रहे हैं आपको, एडजेक्टिव्स लग रहे हैं। सो इनमें से किसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, एनालॉजी, एपिथेट, एलेगरी और फॉइल। सो हम एडजेक्टिव कहते हैं एपिथेट को। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स गो टू बेड नाउ। सो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, ऑक्सीमोरोन, मेटोनमी, पर्सोनिफिकेशन और पन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मेटोनमी। सो यहाँ पर मेटोनमी कैसे होगी, लेट्स गो टू बेड, गोइंग टू बेड का मीनिंग है गोइंग टू स्लीप, और स्लीप क्लोजली एसोसिएटेड है बेड से। सो हम यहाँ पर स्लीप ना यूज़ करके बेड यूज़ कर रहे हैं, सो इसलिए यहाँ पर मेटोनमी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। सो यहाँ पर पूछा है कि ऐसा वर्स फॉर्म जो नहीं कंसिस्ट करता है आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट और टर्ड्स रीमा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्री वर्स, क्योंकि फ्री वर्स में कोई भी मीटर यूज़ नहीं होता है। इसके सिवा ब्लैंक वर्स में भी यूज़ होता है आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। सो आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग ब्लैंक वर्स में यूज़ होता है, हीरोइक कपलेट में विद राइमिंग यूज़ होता है और टर्ड्स रीमा में भी विद राइमिंग यूज़ होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्री वर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।